नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया के मामले में। एक ऐसी जगह जहां पर बड़े बड़े आइडियाज और भी बड़े चैलेंजेस से आपस में टकराते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो इस विशाल देश का चेहरा बदल रहे हैं। आर्कटिक सर्कल से लेकर फार ईस्ट तक रशिया एक ऐसे स्केल पर काम कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, जिसे सोचना भी मुश्किल है। ये मेगा प्रोजेक्ट्स ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और अर्बन डेवलपमेंट जैसे कई सेक्टर्स में मौजूद रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इन बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे आखिरकार वजह क्या है। इस वीडियो में हम इन सभी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स रशिया की इकोनॉमी और ग्लोबल पोजीशन को कैसे बदल रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट मेगा प्रोजेक्ट आपकी रशिया के फ्यूचर एंबिशंस को लेकर सोच ही बदल कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है मॉस्को कजान हाई स्पीड रेलवे। यह एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है जो रशिया की राजधानी मॉस्को को कजान से जोड़ने का काम करेगा। लगभग 770 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। अभी इस जर्नी के लिए लगभग 12 घंटे का समय लगता है, लेकिन 2027 तक हाई स्पीड ट्रेन जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, वो इन दोनों शहरों को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगी। पहले यह रेलवे 2023 तक कंप्लीट होने वाली थी और इस पर लगभग 17 ट्रिलियन रूबल यानी कि लगभग $25 बिलियन का खर्चा भी आने वाला था। लेकिन मार्च 2020 में इस पर काम जो था वो टेम्परेरीली रोक दिया गया, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट होने के चलते और राइडरशिप स्टडीज की जरूरत के चलते एक बार इस प्रोजेक्ट को रोका गया। फिर भी अब इस प्रोजेक्ट को वापस चालू कर दिया गया है और रशिया इसके ऊपर तेजी से काम बढ़ा रहा है। मॉस्को कजान लाइन जो है वो सिर्फ एक शुरुआत है। यह एक ट्रांसनेशनल हाई स्पीड रेलवे का पहला स्टेप होगा जो एक दिन मॉस्को से बीजिंग तक का सफर तय करेगा। यानी कि फ्यूचर में मॉस्को से कजान वाली रेलवे लाइन को बीजिंग से जोड़ने का प्लान भी किया जा रहा है। 7,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई वाले इस प्रोजेक्ट में चाइना ने भी अपनी बड़ी रुचि दिखाई है। चाइना रेलवे इंटरनेशनल ग्रुप ने भी इस कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग $6.5 बिलियन का कर्ज देने का एग्रीमेंट भी साइन किया है, जो कर्ज लगभग 20 साल तक चलेगा। लेकिन चाइनीज फंडिंग के साथ एक शर्त भी है। चाइनीज टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट का इस्तेमाल रशिया को इस प्रोजेक्ट के अंदर करना पड़ेगा। रशिया के स्टेक होल्डर्स ने इसे मान भी लिया है, क्योंकि उनकी लोकल कैपेबिलिटीज अभी लिमिटेड है और उनका वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तक एक्सेस भी रिस्ट्रिक्टेड है। यूक्रेन वॉर के चलते रशिया के ऊपर बहुत सैंक्शंस लगे हुए हैं, आप जानते हैं इस बात को। जब यह रेलवे लाइन फुली ऑपरेशनल हो जाएगी तो पहले साल लगभग 1 करोड़ पैसेंजर्स को यह सर्व करेगी और 2035 तक लगभग 2 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली इस रेलवे लाइन का इस्तेमाल किया करेंगे। रशियन रेलवे इस रूट पर 450 किलोमीटर तक की स्पीड वाली बुलेट ट्रेन चलाने का भी प्लान बना रहे हैं। लेकिन रशिया में एक हाई स्पीड रेलवे बनाना आसान काम नहीं है। यहां का हार्श क्लाइमेट, लंबी दूरी और मुश्किल टेरेन इनोवेटिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस मांगता है। लेकिन रशिया और चाइना ऐसे चैलेंजेस का सामना करने के आदी हो चुके हैं। अगर बाकी दुनिया के प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो चाइना और जापान का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क काफी डेवलप्ड है। फिर भी मॉस्को कजान लाइन अपने स्केल और एंबिशन की वजह से अलग है। $20 बिलियन से ज्यादा के प्रोजेक्टेड कॉस्ट के साथ ये दुनिया के सबसे महंगे रेलवे प्रोजेक्ट्स में से एक हो जाता है। लेकिन इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। ट्रेड बढ़ेगा, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी और रशिया के फ्यूचर के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होगी। चलिए अब चलते हैं एक और प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसका नाम है रशिया के आर्कटिक रीजन की तरफ। आर्कटिक रीजन में रशिया नदन लैटिट्यूडिनल रेलवे, एक 707 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जो है वो रशिया के आर्कटिक रीजन की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया जा रहा है। यह रेलवे यमाल पेनिनसुला के इंडस्ट्रियल टाउन को आर्कटिक ओशियन के थ्रू कारासी से कनेक्ट करने का काम करेगा। और कारासी जो है आप जानते होंगे शायद, ऑयल और गैस फील्ड्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और यह सारे इलाके को आपस में लिंक करने के लिए नदन लैटिट्यूडिनल रेलवे 707 किलोमीटर का एक ट्रैक बिछाया जा रहा है। रशिया दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व्स रखता है, जो पूरे ग्लोबल रिजर्व्स का 25% है। साथ ही रशिया कंफर्म्ड ऑयल रिजर्व्स के मामले में भी 8वें नंबर पर आता है पूरी दुनिया के अंदर। यमल पेनिनसुला रशिया के सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी रीजन्स में से एक है, जो रशिया के 90% नेचुरल गैस और 12% ऑयल का प्रोडक्शन करता है। इस प्रोजेक्ट में 350 किलोमीटर से ज्यादा नए रेलवे लाइन बनाने का प्लान भी शामिल है, जिसमें कई नदियों के ऊपर ब्रिजेस भी बनाए जाएंगे और ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे हार्श टेरेन में होने वाले ब्रिजेस
होंगे। नदन लैटिट्यूडिनल रेलवे जो है वो एक नया एक्सपोर्ट रूट भी बनेगा जो यमन पेनिनसुला से नदन सी रूट तक प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन करने का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का काम करेगा। और नदन सी रूट जो है वो आर्कटिक से होकर जाएगा। जैसे जैसे टेंपरेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आर्कटिक आइस मेल्ट कर रही है और नए ट्रेडिंग रूट्स यहां पर ओपन हो रहे हैं। और यहां पर सारा रेलवे का कंस्ट्रक्शन जो है वो रशिया पहले से ही प्लान करके बैठा है। अगर ये रेलवे कंप्लीट हो गया तो यमन पेनिनसुला से गुड्स नदन वेस्टर्न बेसिन के पोर्ट्स तक बहुत कम समय में पहुंच सकेंगे। लेकिन आर्कटिक में रेलवे बनाना बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। परमाफ्रोस्ट इलाका है, एक्सट्रीम टेंपरेचर है और एक्सेसिबिलिटी की भी तो प्रॉब्लम यहां पर मौजूद है। इस वजह से स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है यहां पर, ताकि रेलवे हार्श कंडीशन को सर्वाइव कर सके। इन सब चैलेंजेस के बावजूद ये रेलवे हर साल 23 या 24 किलोमीटर मिलियन टन जो है 24 मिलियन टन कार्गो जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, जो इसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को दिखाता है। लेकिन सिर्फ इकोनॉमी नहीं, इस रेलवे का जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया, क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक रीजन और एक्सेसिबल हो रहा है और दुनिया के अलग अलग देश यहां के रिसोर्सेज और शिपिंग रूट्स पर कंट्रोल पाने के लिए आपस में कंपीट कर रहे हैं। तो ये इसके चलते रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आर्कटिक रीजन के अंदर रशिया की प्रेजेंस जो है वो बनी रहे और अमेरिका और बाकी कंट्री से वो कंपीट कर सके। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले मेगा प्रोजेक्ट की तरफ, जिसका नाम है मॉस्को सेंट्रल रिंग रोड। मॉस्को सेंट्रल रिंग रोड जो है वो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो मॉस्को के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। लगभग 525 किलोमीटर लंबी ये हाईवे पूरे शहर को एनसर्कल करेगी, जिससे ट्रांजिट ट्रैफिक के लिए एक अल्टरनेटिव रूट मिल पाएगा। मॉस्को दुनिया के उन शहरों में शामिल है जहां पर भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जैम लोगों के लिए जिंदगी का एक हिस्सा ही बन चुका है। लंबी कम्यूट टाइमिंग्स, एयर पोल्यूशन और इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज को हटाने के लिए इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। ये जो पूरा रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, ये ट्रैफिक को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर लोड जो है वो कम हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रेसिडेंट पुतिन के डायरेक्ट ऑर्डर्स पर बनाया गया है और ये 13 फेडरल रोड्स को आपस में क्रॉस करेगा। इसका बड़ा ऑब्जेक्टिव यह है कि मॉस्को का ट्रैफिक स्मूथ हो जाए और एक बड़े ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट बने, जो पूरे यूरोपियन रशिया को बाल्टिक सी से यूराल माउंटेन्स तक कनेक्ट करने का काम करे। यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरी राजधानी की जितनी भी ट्रैफिक कंजेशन की समस्या है उसको रिमूव करने का काम करेगा। तो भारत को भी ऐसा कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी ट्रैफिक की बहुत समस्या है, बेंगलुरु के अंदर भी ट्रैफिक की बहुत समस्या है। आप भारत के किसी भी शहर के अंदर चले जाएं, ट्रैफिक से आपको जूझना पड़ेगा। तो जो हमारा दोस्त मित्र देश रशिया है, उसके इस प्रोजेक्ट से भारत सरकार को कुछ सीखना चाहिए और अपने इन अर्बन एरियाज की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए भारत सरकार को भी काम करना चाहिए। चलिए अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है पावर ऑफ साइबेरिया गैस पाइपलाइन। रशिया से चाइना तक की 3000 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन और एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट। ये 3000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जो साइबेरिया से चाइना तक जाएगी, पावर ऑफ साइबेरिया गैस पाइपलाइन के नाम से ये फेमस है। ये रशिया के एक मैसिव एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल है। ये पाइपलाइन दुनिया के सबसे रिमोट और सबसे टफ टेरेन से गुजरती है। यहां पर भी परमाफ्रोस्ट कंडीशन है, माउंटेन्स है और सिस्मिकली एक्टिव रीजन भी है। यहां पर मतलब यहां पर भूकंप आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। यह पाइपलाइन 2019 में ऑपरेशनल हुई थी और इसका एनुअल गैस कैपेसिटी लगभग 38 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। इस पाइपलाइन का रशिया के एनर्जी एक्सपोर्ट्स पर बड़ा इंपैक्ट पड़ा है और चाइना के बढ़ते एनर्जी डिमांड को भी यह मीट करने का काम करता है, उसको पूरा करने का काम करता है, जिससे चाइना की कोल डिपेंडेंसी भी कम होती है। अब पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन जो है रशिया चाइना के बीच एक $400 बिलियन की एक डील का यह पार्ट भी है, जो 2014 के अंदर इस डील को साइन किया गया था। इस डील में एक सेकेंड पाइपलाइन पावर ऑफ साइबेरिया 2 भी शामिल है, जो चाइना के लिए रशिया का गैस एक्सपोर्ट्स और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करेगी। इस फेज में 800 किलोमीटर और नए पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, जिससे पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन का टोटल लेंथ 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगा। बट क्या ये पाइपलाइन रशिया की यूरोपियन गैस मार्केट की जो लॉस है उसको कंपनसेट कर पाएगा? क्योंकि यूक्रेन वॉर के चलते अब रशिया जो है वो यूरोप को अपनी गैस सप्लाई नहीं कर पा रहा है, या फिर पहले के मुकाबले गैस सप्लाई बहुत कम हो चुकी है। तो क्या ये पाइपलाइन उस लॉस को कंपनसेट कर पाएगी? देखो, हालांकि पावर ऑफ साइबेरिया 2 एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन ये रशिया की यूरोपियन गैस मार्केट के लॉस को पूरी तरह कंपनसेट नहीं कर सकता। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 50 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर होगा, जबकि 2019 में रशिया ने यूरोप और टर्की को 165 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस बेचा था, यानी कि लगभग 1/3 गैस ही ये गैस पाइपलाइन जो है वो सप्लाई कर पाएगी। ऊपर से रशिया को चाइना को गैस बेचकर कम रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि रशिया चाइना को सस्ती गैस बेचता है यूरोप के मुकाबले में, जो यूरोपियन सेल्स के मुकाबले काफी कम है। फिर भी क्या ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल होगा? तो हां,
रशिया के लिए यह प्रोजेक्ट इकोनॉमिक सेंस बनाता है क्योंकि इसका पोटेंशियल एनुअल रेवेन्यू जो है वो 2.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 4.3 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। यह पाइपलाइन रशिया के स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को भी दिखाता है, जिसमें रशिया अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करके यूरोपियन मार्केट पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकता है। यह रशिया की ग्लोबल एनर्जी मार्केट में पोजीशन को और स्ट्रांग भी बनाता है क्योंकि उसके पास वास्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स और ग्रोइंग पाइपलाइन नेटवर्क भी है। बट इसमें चाइना के लिए क्या फायदा हो सकता है? तो देखो, चाइना के लिए यह पाइपलाइन उसकी एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करती है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है और अब वो नेचुरल गैस को कोल के क्लीनर अल्टरनेटिव के रूप में कंसीडर भी कर रहा है। तो ये पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर भी है। तो दोस्तों, पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन एक लॉन्ग टर्म और रिलायबल गैस सप्लाई प्रोवाइड करेगी जो चाइना के एयर पोल्यूशन को कम करने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के एफर्ट्स को और भी ज्यादा सपोर्ट करने का काम करेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है आर्कटिक LNG 2 प्रोजेक्ट, जो रशिया के फार नॉर्थ में लिक्विफाइड नेचुरल गैस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट इतना मैसिव है कि इसमें एक LNG प्लांट कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो हर साल 19.8 मिलियन टन LNG यानी कि लिक्विफाइड नाइट्रोजन जो नेचुरल गैस है वो प्रोड्यूस करने का काम करेगा। साथ ही एक नया आर्कटिक पोर्ट भी यहां पर बनाया जा रहा है, लेकिन यह फैसिलिटी बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि वही बात, यहां पर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं और -50 डिग्री सेल्सियस के अंदर यहां पर काम हो रहा है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद यह प्रोजेक्ट रशिया के LNG एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए क्रूशियल माना जा रहा है। वही आर्कटिक LNG 2 प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट नोवाटेक नाम की एक कंपनी कर रही है जो रशिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर भी है। इसमें इंटरनेशनल पार्टनर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है टोटल, चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है CNPC, साथ में जापान आर्कटिक LNG कंसोर्टियम भी इस प्रोजेक्ट के अंदर रशिया का साथ दे रहा है। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $23 बिलियन होगा, जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का मिक्स जो है वो शामिल है। जब यह फुली ऑपरेशनल हो जाएगा तो आर्कटिक LNG 2 रशिया की ग्लोबल LNG मार्केट में पोजीशन को और भी ज्यादा स्ट्रांग करेगा। तो दोस्तों, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल रिजर्व्स वाला देश है और आर्कटिक रीजन में भी सिग्निफिकेंट गैस रिजर्व्स मौजूद हैं। आर्कटिक LNG 2 प्रोजेक्ट और रीजन के दूसरे LNG प्रोजेक्ट्स रशिया को अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करने का मौका देंगे जो उसकी ग्लोबल एनर्जी मार्केट में पोजीशन को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। अब बात करते हैं मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर की, जो मॉस्को सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मैसिव डेवलपमेंट है जिसमें कई सारे स्काई स्क्रैपर्स और बिजनेस फैसिलिटीज जो है वो शामिल रहेंगी। इसका एम है कि मॉस्को को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और बिजनेस हब बनाना जो लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग जैसे शहरों को टक्कर दे सके। यह प्रोजेक्ट मॉस्को रिवर के साथ 60 हेक्टेयर एरिया में बनेगा और क्रेमलिन से यानी कि रशिया की राजधानी से मात्र 4 किलोमीटर यह दूर रहेगा। यह प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ था, बट यह प्रोजेक्ट धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है क्योंकि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इसके अंदर मौजूद थे। लेकिन रीसेंट ईयर्स में इसका डेवलपमेंट काफी फास्ट हो गया है और कई सारे नए स्काई स्क्रैपर्स जो है वो कंप्लीट भी हो चुके हैं, जबकि और भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो दोस्तों, यह था रशिया का एक और मेगा प्रोजेक्ट। अब चलते हैं लास्ट मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका नाम है वोस्टोनी कॉस्मोडोम। वोस्टोनी कॉस्मोड्रोम जो है वो रशिया का नया स्पेस पोर्ट होने वाला है जो आमूर रीजन के अंदर लोकेटेड रहेगा। यह रशिया का ही एक इलाका है। इसकी कंस्ट्रक्शन 2011 में शुरू हुई थी ताकि रशिया के पास अपना खुद का लॉन्च साइट हो, क्योंकि पहले रशिया यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था और यूएसएसआर की जो लॉन्च साइट्स थे वो कजाकिस्तान के अंदर मौजूद थे जिसका नाम था बैकिनूर कॉस्मोड्रोम। और रशिया अभी भी उसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि यूएसएसआर के विघटन के बाद वो कॉस्मोड्रोम जो था वो कजाकिस्तान के पास चला गया। अब ये कॉस्मोड्रोम जो रशिया अपनी कंट्री के अंदर जो आमूर रीजन के अंदर बनाने जा रहा है जिसका नाम है वोस्टोनी कॉस्मोड्रोम, ये लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ होगा और ये व्लादिवोस्तोक जो रशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है उससे 600 किलोमीटर दूरी के ऊपर रहेगा। 2015 में एक करप्शन स्कैंडल भी इससे रिलेटेड सामने आया था जिसमें कई ऑफिशियल्स पर प्रोजेक्ट फंड से मिलियंस ऑफ डॉलर्स को करप्शन के थ्रू एम्बेजल करने का आरोप भी लगा था। इस वजह से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में बड़ा रीशफलिंग किया गया और रशियन गवर्नमेंट ने ओवरसाइट यहां पर और भी ज्यादा बढ़ा दिया। डिस्पाइट इश्यूज यहां से काफी सफल लॉन्चेस हो चुके हैं। 2016 में रशिया ने यहां से सोयूज 2.1A रॉकेट का इनॉग्रल लॉन्च भी किया था। फैसिलिटी में मॉडर्न लॉन्च पैड, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज और एक मिशन कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है जो इसे वाइड रेंज ऑफ स्पेस मिशन के
लिए तैयार बनाता है। फिलहाल ये एक ऑपरेशनल लॉन्च पैड है, लेकिन आने वाले सालों में इस फैसिलिटी को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया जाएगा। नए लॉन्च पैड और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किए जाएंगे जो क्रूड मिशन और लूनर लॉन्चेस को भी सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो दोस्तों, ये थे रशिया के कुछ सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो ना सिर्फ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को बदलेंगे, बल्कि उसकी ग्लोबल पोजीशनिंग को भी रीडिफाइन करने का काम करेंगे। पर सवाल यह है, क्या ये प्रोजेक्ट्स रशिया को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे, या फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस, जियोपॉलिटिकल टेंशन और इंटरनल हर्डल्स इस प्रोग्रेस को और भी ज्यादा स्लो करने का काम करेंगे? आपका क्या कहना है? क्या ये मेगा प्रोजेक्ट रशिया के फ्यूचर के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो पर कमेंट भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।